थोड़ा बहुत। हेलो। यस। हाँ बोलिए, अगर कुछ किसी को पूछना हो तो। चलिए फिर मैं ही थोड़ा बात करता हूँ। जैसे कि कुछ मेरे मन में प्रश्न चल रहे हैं, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने पढ़ा अभी, क्योंकि रासो साहित्य डायरेक्ट बात करना थोड़ा अलग हो जाएगा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये शुक्ल जी ने कैसे आदिकाल को मतलब बनाया और किस प्रकार से उसमें अपभ्रंश और देश भाषा का प्रयोग किया है? कोई बताएगा? आकाश जी सुन रहे हैं कि नहीं आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं तो नहीं था। हाँ तो कुछ मतलब जैसे कि कुछ तो बताएं, जैसे कि आदिकाल में क्या क्या पढ़े हैं, तो उस पे थोड़ा थोड़ा हम धीरे लेके चलते हैं, फिर बात करते हैं रासो काव्य पे। नहीं तो सर आप एक काम कीजिए, आप शुरू से आप लीजिए, ठीक है। ठीक कुछ बताइए तो थोड़ा। क्या हाँ हाँ, देखिए ये मुस्कान जैसे जुड़ कि चुकी है अभी और तो जैसे कि यूजी आता और पीछे चल रहे, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ अब आ रही। हाँ देखिए, इससे हाँ पहले जो हाँ है ना बोलिए बोलिए अब आ रही है। इससे इससे पहले मुस्कान क्लास ले रही थी, तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि कैसे क्लास चल जी। रहा था। आदिकाल पे वही ले रही थी क्लास, तो वो जुड़ चुकी है। मुस्कान एक बार बता दो कि क्या अभी तक हो चुका है। हम्म, ठीक बताइए कोई भी अगर कुछ भी। सबसे पहले तो शुभ प्रभात। हाँ। सॉरी, शुभ संध्या। आकाश, तुम क्या कह रहे थे? आवाज नहीं आ रही है, क्या बताना है? हाँ मतलब अभी तक किस क्या? क्लास में है, बस वो बताना है। किन किन टॉपिक पे कक्षाएं लगी हैं? जी जी जी। हाँ हाँ वही बता दीजिए कि आदिकाल पे आप लोगों ने भी कैसे चर्चा की है, तो उसके आगे फिर मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ, आदिकाल पे तो ऐसे कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, बस नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पे चर्चा हुई है। आदिकाल की नामकरण पे चर्चा हुई है। आज मैं रासो काव्य डाली थी तो बताया गया कि आप बताएंगे, तो अच्छा है, आपको सुनने का मौका मिलेगा रासो काव्य पे। मैं सोची थी, पर आप जिस जिस टॉपिक पे सहज है वो ही बता दीजिए। नहीं नहीं सहज तो मतलब ठीक ही है, लेकिन थोड़ा आदिकाल पे जैसे स्टार्टिंग पे कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक से सब लोग पठन पाठन कर रहे हैं, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हाँ बिल्कुल। शायद हमारे ख्याल से साहित्य को तो समझ समझ लेंगे, लेकिन अब आगे जैसे आगामी परीक्षा हो रही है उसकी दृष्टि से थोड़ा पढ़ना ज्यादा सही पड़ेगा। तो बिल्कुल। मैं ही थोड़ा शुरू करता हूँ आदिकाल से। जैसे कि अभी तो लगभग आप लोगों ने पढ़ा ही दिया है, तो वैसे तो अलग अलग आलोचक की अलग अलग बुक है। तो जैसे इसमें शुक्ल जी की बुक है, मतलब शुक्ल जी की, लेकिन उनकी थोड़ा ज्यादा सही बुक मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो भाषा शैली का प्रयोग किया है और जो उन्होंने फैक्ट तथ्य गिनाए हुए हैं, तो उनका थोड़ा वैज्ञानिक तरीका पता चलता है और वो ज्यादा सटीक सिद्ध होती है। तो शुक्ल जी पे ही थोड़ा बात करते हैं और उन्हीं से आदिकाल के मतलब स्टार्टिंग करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे आदिकाल को बांटा और कैसे कैसे उसके बारे में बताया है। तो जैसे आप लोग को पता ही होगा, शुक्ल जी ने 4 प्रकरण विभाजित किए हैं आदिकाल के रूप में। तो कोई बताएगा कि कौन क्या क्या नाम है चारों प्रकरण के? हेलो, हेलो आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हाँ बताइए। सर। आदिकाल आदिकाल क्या? आदिकाल भक्तिकाल, रीतिकाल और दैनिक काल। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने किन किन प्रकरणों में बांटा है? अच्छा सर, तो नहीं पता सर। और कोई बताना चाहे तो। आकाश जी आप ही बताइए कुछ थोड़ा, और या कोई।
हाँ बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। तो जैसे कि आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में विभाजित किया। उन्होंने पूरे आदिकाल के वीरगाथा काल है। क्या आदिकाल शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। अरे वो तो नामकरण की बात है। पहले स्टार्टिंग उन्होंने किससे किया क्या किया ये तो थोड़ा पता कर लें कि आप ही वो तो बताइए, आप ही नामकरण बताइए। किया। हाँ ठीक है। तो जैसे आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में बांटा। उन्होंने आदिकाल का जो समय है तो उसको 4 प्रकरण में विभाजित किया है। तो जो पहला प्रकरण है वो सामान्य परिचय के नाम से जाना जाता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि आदिकाल में पूरे आदिकाल में क्या क्या हुआ है और किस किस प्रकार से साहित्य रचा गया और कौन कौन से ग्रंथ आए हुए हैं। और दूसरा उन्होंने रखा प्रकरण 2 जिसको आप भ्रंश काव्य से नाम जाना जाता है, जिसमें आप लोग जैन सिद्ध और नाथ के कवियों के बारे में पढ़ते हैं कि जैन काव्य और सिद्ध काव्य नाथ काव्य इन सब के बारे में। और जो प्रकरण तीसरा है वो देश भाषा काव्य जिसे वीर गाथा काल बोलते हैं। तो जो आज का टॉपिक जैसे कि बताया गया था जो रासो काव्य के नाम से है ना, तो वो देश भाषा काव्य के अंतर्गत आता है। और जो चौथा प्रकरण था वो फुटकल रचना थी। उसमें शुक्ल जी ने फुटकल का मतलब ये होता है कि जैसे वो कभी आदिकाल उनकी विशेषताएं कुछ आदिकाल से भी मैच खाती हैं और कुछ भक्ति काल से भी मैच खाती हैं। तो इसलिए जैसे अमीर खुसरो और विद्यापति ये कुछ आदिकाल की इनकी विशेषताएं उनमें दिखाई देती है और भक्ति काल में। तो इसलिए शुक्ल जी ने उनको फुटकल 4 में रखा, जिस मतलब कि अमीर खुसरो और विद्यापति को। ठीक, तो ये हो गया कि पूरे। अच्छा ये कोई बताए कि आदिकाल का शुक्ल जी ने समय क्या माना था? 10 से आदिकाल क्या? की शुरुआत 10 से 13। हेलो। हाँ हाँ बोलिए अब। आदिकाल 10 से 1350 तक माना जाता है, लेकिन और कोई बताएगा? आदिकाल को शुक्ल जी ने 1050 से 1375 ईस्वी तक संवत तक माना था। हाँ ठीक है, वही 1050 से लेके 1375 विक्रम संवत तक माने हैं। ठीक है। हाँ। तो और उन्होंने इतने इतने पूरे मतलब कि काल को इतने जितना दिन चला 1050 से 1375 को 4 प्रकरण में विभाजित कर दिया। और चारों प्रकरण का नाम जैसा कि मैंने बता दिया। पहले प्रकरण का नाम सामान्य परिचय, जिसमें उन्होंने बताया कि आदिकाल में क्या क्या हुआ है कि जैन भी हैं, सिद्ध भी हैं, नाथ भी हैं और कुछ वीरता परक मतलब जितने भी काल में घटना घटी सबके बारे में बता दिया अपने सामान्य परिचय में। और दूसरा प्रकरण है जिसे अपभ्रंश काव्य बोलते हैं। तो अपभ्रंश काव्य में उन्होंने सिद्ध नाथ और जैन इन तीनों कवियों के बारे में और सिद्ध नाथ जैन की क्या विशेषताएं हैं और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रचे हैं उसको उन्होंने प्रकरण 2 में रखा गया, जिसे अपभ्रंश काव्य के नाम से जाना जाता है। और प्रकरण 3 जिसे देश भाषा काव्य और वीर गाथा काल शुक्ल जी ने बताया है, उसमें रासो काव्य की चर्चा की गई है। और रासो ग्रंथ जितने भी लगे हुए हैं मतलब कि 6-7 लगभग ग्रंथ हैं, तो उनके बारे में बताया गया। और फुटकल रचना में अमीर खुसरो और विद्यापति के। ठीक। तो थोड़ा जैसे आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि आदिकाल को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे अपभ्रंश और देशभाषा। और ये भाषा के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया, अपभ्रंश और देशभाषा। तो अपभ्रंश काव्य में कोई बता सकता है कि कितने ग्रंथ लगे थे? हेलो। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, स्नातक और परास्नातक के बच्चे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए शायद। कोई आकाश ये आप ही बताइए थोड़ा। जी नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने आदिकाल को मतलब भाषा के आधार पर, क्योंकि आदिकाल की जब उन्होंने पूरी भाषा को समझा तो उन्होंने बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा जिस भाषा का योगदान वो अपभ्रंश और दूसरी देश भाषा। तो इन्होंने 2 काव्य अपभ्रंश काव्य मतलब भाषा और काव्य सेम लगभग बराबर हो जाते हैं, तो अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य के आधार पर आदिकाल को परिभाषित किया। तो अपभ्रंश काव्य में उन्होंने 4 रचनाएं रखी हैं जो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता और कीर्त पताका के नाम से जानी जाती हैं। और और देश देश भाषा का भाषा में 8 हाँ, तो 8 का कुछ नाम पता है कोई? विद्यापति की पदावली है। हम्म। और और कीर्ति 7 में लता। विद्यापति की पदावली कीर्ति लाता कीर्ति पातका विद्यापति ने ही लिखा। ठीक है मैं विद्यापति देश की भाषा ठीक है मैं बता रहा हूँ। अपभ्रंश काव्य में जैसा कि मैंने बताया 4 ग्रंथ रखे गए हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तलता और कीर्त पताका।
और जी देश भाषा काव्य में 8 रखे गए हैं। टोटल मिला के 12 ग्रंथों के आधार पे उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और आदिकाल को मतलब बताया है कि ऐसा ऐसा है। तो देश भाषा काव्य में 8 हैं, जिसमें से बीसल देव रासो है, जो कि रासो काव्य का सबसे बड़ा मतलब ग्रंथ ही माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग चंद्र का और परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और खुमान रासो, ये मतलब 8 जो हैं ये देश भाषा काव्य, जिसे साहित्यिक काव्य भी बोलते हैं। इस पे मतलब कि प्रश्न भी आते हैं लगभग कि साहित्यिक काव्य इनमें से कौन है। तो ये साहित्यिक काव्य 8 हैं और अभ्रंश काव्य 4 हैं। कुल मिला के टोटल 12 काव्य हैं, और 12 काव्यों के आधार पे शुक्ल जी ने आदिकाल को परिभाषित किया है। और काजल, जिसे आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। क्या, वो मैं काजल से कह रही हूँ कि अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो उसी के आधार पे आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का है। और फिर आगे आते हैं कि जैसे कि आदिकाल नामकरण के बारे में, तो लगभग आलोचक उनकी देखने की दृष्टि जो है अलग अलग होती है। तो अ, एक मतलब कि 1050 से उन्होंने कुछ, जैसे कि शुक्ल जी ने देखा कि उसका कहाँ से टेरेस विकास हुआ, और राहुल सांकृत्यायन ने अलग से देखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग से देखा। तो जिसकी जैसी जैसी दृष्टि बनती थी और बनी है, तो उसी के आधार पे उन्होंने आदिकाल को नाम रखा। तो अब जैसे शुक्ल जी ने देखा कि इस मतलब कि उन्होंने पुराने ग्रंथ को देखा, तो 12 ग्रंथ उनको मिले, और 12 ग्रंथ के आधार पे उन्होंने देखा कि मतलब इस 1050 से 1375 के समय के बीच लगभग जितने ग्रंथ उनको मिले सब वीर गाथा के थे, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा वीरता का वर्णन किया गया था। तो उन्होंने अपने मतलब देखने के तरीके और प्राप्त ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया। और राहुल सांकृत्यायन जी ने देखा कि उससे पहले सिद्ध सामंत, जैसे कि आप लोगों ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने उन्हें सिद्ध से जो है आदिकाल का प्रारंभ माना है, तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दे दिया। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि शुक्ल जी के लगभग समर्थक के रूप में माने जाते हैं, तो उन्होंने भी देखा कि लगभग इसमें इन समय के बीच रचनाएं जो हैं वीरता की हैं, तो उन्होंने वीर काल नाम दे दिया। और ऐसे अन्य आलोचक जो है अपने अपने हिसाब से और अपनी दृष्टि के आधार पे उन्होंने नाम रख दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे आदिकाल नाम रखा, और राम कुमार वर्मा ने संधिकाल। एक बार देख लीजिएगा आपने कौन कौन आलोचक ने क्या क्या नाम रखा है, ठीक है। तो अब जैसा कि सामान्य परिचय तो इसमें यही सब होगा। और फिर देख लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने नाथ साहित्य और ये सिद्ध साहित्य तो पढ़ ही लिया होगा लगभग। हेलो। जी, थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। हाँ, तो इसमें जैसे भाषा के बारे में थोड़ा जैसे शुक्ल जी ने पहले स्टार्टिंग में बता दिया, और लगभग हर आलोचक ने बताया है कि ये प्राकृतिक क्या होती है और ये पाली, इन सब के बारे में कुछ आइडिया है। जैसे कि उन्हें उनका एक कोटेशन जो है बहुत फेमस है कि गाथा जो है, गाथा कहने से प्राकृतिक का, और या दोहा, दोहा कहने से अपभ्रंश का आविर्भाव, मतलब कि उस जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक की बात समझी जाती है, और दोहा, दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ कोई बताएगा? कोई भी? सिद्ध साहित्य, ये महासुखवाद, ये सब कुछ पढ़े हैं आप लोग? क्या बोले? महासुखवाद, ये सब सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य में तो आप लोग पढ़े होंगे। नाथों की संख्या 9 और सिद्ध साहित्य की संख्या 84। मतलब थोड़ा कुछ चर्चा हुई तो करेगा अच्छा, बाद में। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश, ये तीन मतलब कि एक भाषा के रूप में माना जाता है, और ये तीनों का मेल जो है प्राकृतिक से होता है, प्राकृत। तो प्राकृतिक का 3 पार्ट है, जिसमें से पाली होता है, और प्राकृतिक होता है, फिर अपभ्रंश होता है। फिर अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आने लगा, फिर उसके बाद पुरानी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी, और अब आजकल के समय में जो खड़ी बोली, इनका ऐसे विभाजन हुआ। तो पूरे आदिकाल में इन्हीं 3 भाषा पे लेके चर्चा हुई है, और इन्हीं 3 भाषा के लगभग ग्रंथ है, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश के। तो उसी के आधार पे शुक्ल जी ने बताया कि गाथा कहने से, जो पहले के समय में प्राकृतिक को ही गाथा कहा जाता था, तो वैसे बोले कि शुक्ल जी ने गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता है, तो वैसे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध समझा जाता है। और फिर शुक्ल जी ने अपभ्रंश को लिए 3 नाम दिया था,
एक तो पुरानी हिंदी, क्योंकि अपभ्रंश जो है अभी आप जैसे खड़ी बोली देख रहे हैं कि खड़ी बोली में लगभग शब्द चल रहे हैं, अमीर तो वैसे इस खुसरो हेलो क्या खड़ी बोली की प्रमुख कवि अमीर खुसरो है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अमीर खुसरो देखिए आप लोग बीच में मत बोलिए, ठीक ना। जिसको बोलना है वो हैंड रेस करें। हाँ क्योंकि हाँ ठीक है। तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए तीन शब्द और या तीन नाम दिया, जैसे कि उन्होंने उसको माना कि वो बहुत पुराने समय से चल रही थी, तो और उसके बाद ही अवहट्ट और ये सब पुरानी हिंदी ये सब चलने लगी, तो इसलिए अपभ्रंश को उन्होंने पहला नाम पुरानी हिंदी दिया। और अपभ्रंश के बाद जैसा कि मैंने बताया अवहट्ट चलने लगी, तो इसलिए उन्होंने प्राकृतिक की अंतिम अवस्था भी इसी को कहा। और प्राकृतिक की, जैसा मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, कि प्राकृतिक के तीन भाग हैं, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। इसलिए इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृतिक की अंतिम अवस्था भी बोला। और तीसरा बोला प्राकृताभास हिंदी, कि जो प्राकृतिक भी हो और अपभ्रंश दोनों से मेल, मतलब कि जैसे बीच की जो कड़ी होती है ना, जैसे अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी अवहट्ट मानी गई, क्योंकि अपभ्रंश से थोड़ा परिवर्तन हुआ तो अवहट्ट, और अवहट्ट से आगे जो चलने लगा वो हिंदी, मतलब कि थोड़ा उसके बीच की कड़ी हो गई ना, तो इसीलिए उन्होंने एक नया शब्द दिया प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को, क्योंकि उसमें प्राकृतिक के भी कुछ शब्द उस समय बोले जाने थे, और जो अपभ्रंश आने वाला था, मतलब कि अपभ्रंश के जो शब्द थे उस समय बोले, तो दोनों को मिला के उन्होंने प्राकृताभास हिंदी नाम दिया। तो कुल मिला के हम देखें तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश के लिए तीन नाम का प्रयोग किया, पहले पुरानी हिंदी, और दूसरा प्राकृतिक की अंतिम अवस्था, और तीसरा प्राकृताभास हिंदी। ठीक है। तो अपभ्रंश के बारे में इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, मतलब शुक्ल की बुक ही क्यों पढ़ें, क्योंकि अभी तो मतलब कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, या पहले भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे थे, सब शुक्ल जी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और अभी जितने मतलब आलोचक बुक लिखे हैं या लिख रहे हैं, सभी ने शुक्ल जी की भाषा को और शुक्ल जी की बातों को केंद्र में रख के मतलब केंद्र में रख के बुक लिखा है, मतलब जितनी भी अभी बुक हैं सभी को, क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट गिनाए हैं वो बहुत सटीक और ऐतिहासिक हैं, जिसका प्रमाण मिलता है हर जगह, तो इसलिए उनकी बुक पे केंद्र रख के सभी ने अपनी अपनी बुक प्रकाशित की है ना, तो इसलिए सभी लगभग परीक्षाओं में शुक्ल जी की बुक का केंद्र में रखा जाता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुक्ल जी को बुक को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो सिद्धनाथ के बारे में, इसके बारे में पता कर लीजिएगा। तो आगे ऐसे फिर सिद्ध में, जैसा कि पता है कि 84 हैं सिद्ध, तो उन्होंने महासुखवाद की एक कल्पना की थी, कुछ पता है महासुख, कोई बताए। हेलो, थोड़ा जल्दी मैं मतलब चलता हूँ, क्योंकि रासु मुझे पढ़ाना है, तो सिद्धनाथ जल्दी जल्दी करके हम रासु पे पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ। ठीक, तो बताइए कोई महासुखवाद। हेलो, चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो अच्छा ये बताइए कि सिद्ध मतलब किसको परिभाषित किया है, मतलब सिद्ध किसे कहते हैं वैसे? कोई बताइए कि सिद्ध किसे कहा जाता है, मतलब सिद्ध आपने पढ़ लिया, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, तो और कोई बताया सिद्ध या नाथ मतलब उनका मतलब क्या था, और किसे कहा, किसे बताया गया है कि सिद्ध हैं ये और ये नाथ हैं, उनको मतलब आपको पता करना पड़ेगा कि ये सिद्ध हैं, तो कैसे बताएंगे कि ये सिद्धि हैं, कुछ कोई। चलिए थोड़ा मैं ही बता देता हूँ। तो जैसे जो बौद्ध धर्म था 1050 के उसके पहले से थोड़ा चल रहा था, तो विक्रम संवत से, तो शुक्ल जी ने देखा कि एक खास भाषा और खास स्थान के लोग जो है ये अपने योग के माध्यम से कुछ कुछ अलग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो बौद्ध धर्म से एक अलग शाखा निकली, तो उसमें से आप लोग को पता हो अगर थोड़ा जीएस, तो उसमें से तीन शाखा थी, ब्रजयान, हीनयान और महायान। तो उन्होंने बताया कि सिद्धों से जो ब्रजयान शाखा भी निकल रही है, उसमें से जो तांत्रिक योगी है, तांत्रिक योगी का मतलब कि जो पूजा पाठ और मतलब ध्यान, मतलब सुख की तरफ भाग, मतलब मोक्ष की तरफ प्राप्ति के लिए भागते हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो साधन उपयोग में लाते हैं उनको तांत्रिक योगी कहते हैं। जैसे कि जो भी मतलब मोक्ष के लिए साधन उपयोग करेगा वही, तो उन्होंने बोला कि बौद्ध धर्म से जो निकली ब्रजयान शाखा है, उनके तांत्रिक योगी जो हैं उनको उन्होंने सिद्ध बता दिया। तो और उसी में उन्होंने देखा कि लगभग 84 सिद्ध थे, जो कि
सिद्ध की श्रेणी में आ रहे थे, तो इसलिए उनको बताया कि सिद्ध की संख्या 84 है। और बौद्ध धर्म से निकली ब्रजयान शाखा के तांत्रिक योगी को, इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक योगी को बताया गया, और नाथ भी इसी टाइप से ही थे। कोई बता सकता है कि सिद्ध और नाथ में क्या अंतर था? हेलो, कोई बताइए, नहीं तो अगर मैं ऐसे अकेले बोलता रहूं तो क्या ही मतलब रहेगा फिर। सर आप समझ लीजिए कोई कुछ नहीं जानता, आप बताइए ठीक ना। अच्छा, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ क्योंकि ठीक है, फिर मैं बताता रहता हूँ। ऐसे सिद्ध की संख्या फिर 84 में थोड़ा थोड़ा करके रासों पे बता देता हूँ आज, फिर कभी समय होगा तो मतलब पूरे आदिकाल पे 1-2 घंटे में चर्चा कर ली जाएगी अच्छे से। जी जी जरूर ठीक जरूर। है। तो सिद्ध की संख्या मतलब 84, और जैसे कि फिर नाथ की संख्या 9। इसमें जैसे सिद्ध में एक कॉन्सेप्ट आता है महासुखवाद, तो ये काफी ज्यादा परीक्षा में पूछा भी जाता है और इसे जानना भी चाहिए। तो महासुखवाद मतलब ऐसा आता है कि जैसे कोई साधक है, वो ऐसी तपस्या कर रहा है कि जैसे शून्य में विलीन हो जाता है ना, जैसे कि नमक, अगर नमक को पानी में घोल दीजिए तो वो पूरा एकदम घुल जाता है, मतलब कि पता नहीं चलता कि कहाँ पे नमक दिखाई दे रहा है और कहाँ पे, मतलब पानी तो दिखाई देता है, नमक नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने बताया महासुखवात ऐसी दशा होती है जिस प्रकार नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ये सिद्ध जो है शून्य में विलीन हो जाते हैं। तो इनकी जो दशा बताई गई उसे महासुखवात बोला गया। समझ में आया कि नहीं? आकाश, कुछ समझ में आया? जी जी सर जी सर। तो मतलब महासुखवात ऐसी दशा है कि जिस प्रकार साधक शून्य में मतलब साधक उसमें उस शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जैसे नमक पानी में घुल जाता है। तो ऐसी दशा को उन्होंने महासुखवात दशा बोली है। और फिर इसमें एक ये जो और कॉन्सेप्ट आता है युग्मबद्ध जोड़ा, मतलब कि युग्मबद्ध क्या होता है, क्योंकि सिद्धों ने माना है कि अगर मोक्ष में प्राप्ति करनी है तो स्त्री के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, और जबकि नाथ में यही थोड़ा अलग प्रभाव, अलग कारण दिखता है कि नाथ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्री को साधन नहीं मानते हैं। तो उसमें सिद्धों ने बताया कि युग्मबद्ध होता है, तो युग्मबद्ध का मतलब होता है जो स्त्री पुरुष का जो आलिंगनबद्ध जोड़ा होता है, उसको उन्होंने क्या कहते हैं युग्मबद्ध नाम दिया था। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा। और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे सिद्ध में आगे धीरे धीरे मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो पता लगे समय। तो महासुख दशा, महासुखवाद मैंने बता दिया। तो और महासुख दशा प्राप्ति कैसे होती है, जब सिद्ध लोगों ने बता दिया कि ऐसी मतलब कि तपस्या करो जैसे कि नमक पानी में घुल जाता है, तो उस प्रकार से अपने को विलीन होना है। तो उन्होंने सब लोगों ने उनसे सवाल किया कि महासुख दशा कैसे प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने बताया कि प्रज्ञा और उपाय जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वो दशा महासुख दशा होगी और वही प्राप्त होगी। तो ऐसे बताया। फिर धीरे धीरे इनका चलता रहा, तो जो 84 सिद्ध थे उसी में कुछ कुछ सिद्धों का जो मत था वो थोड़ा अलग दिखने लगा। तो सबसे लास्ट के जो सिद्ध थे, कोई बता सकता है कि 84 सिद्धों में सबसे अंतिम सिद्ध कौन गिने जाते हैं? राहुल संस्कृयातन में जो अंतिम, सनातन हिंदू साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ 84 सिद्धों में अंतिम सिद्ध कौन गिने जाते हैं लगभग? नहीं पता। चलिए ठीक है। तो ऐसे सिद्ध में मतलब 4 या 5 लगभग सिद्ध थे जो कि सिद्ध से तो मतलब वो सिद्ध में ही शामिल थे, क्योंकि उनका समय और स्थान और उनकी प्रवृत्ति सिद्ध की ही थी, लेकिन वो अपना विचार थोड़ा सिद्ध से अलग रखने लगे। तो जैसे भी कोई भी धर्म हो, कितना भी अच्छा सा अच्छा हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कुछ अलग से कॉन्सेप्ट आने लगता है तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है ना। तो उसमें भी रहस्यवाद का ये चलने लगा, रहस्यवाद का, कुछ सिद्ध रहस्यवाद पे भी काम करने लगे। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा विकृत और पाखंडपूर्ण हो गया, तो इसलिए वो नाथ परंपरा के लिए फिर स्टार्टिंग होने लगी नाथ साहित्य की। तो नाथ साहित्य बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रवर्तक किसको माना जाता है नाथ साहित्य में? नाथ साहित्य गोरखनाथ। के प्रवर्तक, हाँ, तो 84 सिद्ध में जो गोरखनाथ थे उनका मतलब गोरखनाथ हो गया, और उनके गुरु क्या मत्स्येंद्र नाथ हो गए। और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? रजनीश सिंह। जलंधर नाथ। हम्म। तो जलंधर नाथ, तो मतलब इन्हीं सब ये 4-5 जो सिद्ध साहित्य थे, मतलब 2-3 इनको गिना जाता है। तो उनका मत जो है अन्य सिद्धों से थोड़ा अलग था। तो इन्होंने अपनी एक नया मतलब साहित्य या नया काव्य बोल सकते हैं, तो उनको उन्होंने अपनाना किया कि हमारा विचार जो है सिद्ध साहित्य से थोड़ा सा अलग है। तो वहाँ से नाथ साहित्य की शुरुआत होती है। तो फिर पता ही है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ माने जाते हैं। फिर गोरखनाथ के गुरु को देख लीजिएगा, उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ था।
और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में एक ही अंतर होता है कि सिद्ध साहित्य मतलब सिद्ध साहित्य में जितने भी सिद्ध थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मानते थे कि स्त्री को मतलब साथ लेके चलना चाहिए, और नाथ साहित्य जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्री को साधन नहीं मानते थे, वो मानते थे कि हम अपने योग के माध्यम से मोक्ष की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि सिद्ध और नाथ इनका देख लीजिए कहाँ का प्रभाव रहा है। तो सिद्ध जो है, कोई बताएगा सिद्ध का प्रभाव कहाँ रहा और नाथ का प्रभाव कहाँ रहा? बिहार के नालंदा में। वो तो उनका क्षेत्र था कि हाँ, मतलब वही बताइए फिर। नाथ का सिद्ध हो तो सही है, बिहार से लेके असम, और नाथ का बताइए कुछ। चलिए ठीक है, फिर बताता हूँ। जैसे कि सिद्ध जो है वो भारत के जितने भी पूर्वी भाग हैं उनमें सिद्ध पाए जाते थे, और नाथ जो है भारत के पश्चिमी भाग, मतलब जैसे कि ये पंजाब हो गया, ये राजपूताना वाली एरिया, ये सब सिद्ध और नाथ। तो सिद्ध और नाथ में मतलब दोनों में सिमिलर ही थे लगभग, मतलब दोनों का एक ही काम था कि मोक्ष की दशा में प्राप्त करनी है। तो उन्होंने महासुखवाद और युग्मबद्ध का ये सब बातें बताई, और नाथ ने भी लगभग स्त्री को साधन न मान के मोक्ष दशा की मोक्ष दशा को मतलब कि प्राप्त करने के लिए बताया। तो उन्होंने बताया कि जैसे कि अभी मैंने बताया था उसमें महासुख दशा की प्राप्ति के लिए प्रज्ञा और उपाय दोनों को योग को माना जाता था, कि अगर प्रज्ञा और उपाय दोनों आपस में मिले तो महासुख दशा की प्राप्ति होगी। तो ऐसे नाथ लोगों ने बताया कि जगत की उत्पत्ति और इनका कैसे, तो उन्होंने बताया कि जगत की उत्पत्ति, जगत का मतलब है मोक्ष मान सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि नाद और बिंद मतलब कि जब कुंडलिनी, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे अभी, थोड़ा पढ़ लीजिएगा बुक, तो कुंडलिनी जो सातों चक्र होते हैं उसको जगाने पे लास्ट टाइम पे जो मतलब विस्फोट होता है उसे नाद बोलते हैं। तो इसके उन्होंने बताया कि नाद और बिंदु दोनों जब आपस मिलेंगे तो जगत, जगत का मतलब मोक्ष मान सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति ऐसे होती है। तो इस पे कबीर जी ने भी मतलब काफी ज्यादा जब इन्होंने प्रयास किया कि देखें कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो उनका लास्ट में हो गया था, लेकिन जब नाद और बिंदु आपस में मिलने वाला था तो उनका जो कुंडलिनी थी वो टूट गया था, तो उन्होंने इसको नकार दिया था हालांकि। लेकिन ये नाद का सबसे फेवरेट है कि मोक्ष की प्राप्ति होने का मतलब सब, जब कुंडलिनी आप सातों जगा लेंगे तो वहां पे नाद होता है और विस्फोट होता है, तो नाद और बिंदु जब आपस में मिलेंगे तो मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसको कबीर जी ने इसका खंडन कर दिया है। तो बस सिद्ध और नाथ में थोड़ा थोड़ा अंतर देख लीजिएगा। फिर सदुकड़ी इन सब की बात कर लीजिए। सदुकड़ी इसकी भाषा मतलब इसमें कौन कौन सी भाषा मिली होती है, कुछ सिद्ध बताएंगे? में सिद्ध में सहापा का प्रयोग किया है, जबकि नाथ में हटियो का प्रयोग किया है। क्या? सिद्ध में सरहापा का प्रयोग किया है, हम्म। जबकि नाथ में हठियों का। हाँ ठीक है, अब उतना विस्तृत से नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं। अगर ऐसी हो तो फिर अच्छे से बताएं तो बहुत समय निकल जाएगा फिर ना। तो कोई नहीं सर, आगे आप मैं जो है बोलता ना, हूँ। सुनिए सुनिए, आप इस क्लास को 3 दिन में भी कर सकते हैं, 4 दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, क्या बोल रहे हैं? बोले आप इस क्लास को 3 दिन में, 4 दिन में, जितना दिन खींच सकते हैं, बस सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। हाँ ठीक है, क्योंकि ठीक है देखता हूँ मैं तो मैं मतलब जैसे आदिकाल में आप लोग नाथ और साहित्य को पढ़ लिए हैं, तो इसमें जो मेन मेन टॉपिक मतलब मेन मेन कथन या मेन मेन पॉइंट है मैं उनको बताते चल रहा हूँ और उसको जी थोड़ा जी। परिभाषित कर दे रहा हूँ। तो सदुक्कड़ी बोली, जैसे कि नाथ आप लोग पढ़े होंगे सदुक्कड़ी बोली क्या होती है। तो जैसे कि राजस्थान में जो उनका, मैंने पहले बताया कि सिद्ध का कहाँ था, अभी बताएंगे कोई? सिद्ध मतलब कहाँ उनका प्रभाव कहाँ था, भारत के किसमें भाग में? हेलो, ये आपने देखिए, पश्चिमी हेलो। भाग में बताया, पश्चिमी भाग में बताया। नहीं नहीं, सिद्ध जो है भारत के पूर्वी भाग में थे, और नाथ भारत के क्या राजपूतानी और पंजाब में थे, पश्चिमी भाग में मतलब ना। जी जी। तो वही तो, खड़ी राजस्थान में जो खड़ी बोली आपस में मेल खाती, जैसे कुछ लोग राजस्थान, ये आगरा, इन सब का एरिया खड़ी बोली और राजस्थान दोनों राजस्थानी बोली दोनों मिल जाती थी। तो उन वो लोग जो ऐसी बोली बोलते थे तो उन्हें सदुक्कड़ी बोला जाता था। तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग, सदुक्कड़ी बोली में कौन कौन से बोलते, मतलब कौन कौन कवि या कौन कौन से रचनाकार बोलते थे। तो इसमें वीर रस में आप फिर देख लीजिएगा, देश भाषा में 7 ग्रंथ जो हैं, मैंने अभी बता ही दिया पहले। अपभ्रंश काव्य में 4 हैं और देश भाषा में 7 है ना। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और अमीर खुसरो तो फिर ये देख लीजिएगा। और क्या है?
चलिए फिर हम रासो साहित्य पे ही बता देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखिए जैसे सिर्फ साहित्य आप लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद नाथ साहित्य पढ़ा, फिर रासो साहित्य पढ़ा है। तो रासो तो वैसे कि अलग अलग आलोचक अपनी दृष्टि के अनुसार अलग अलग कारण बताए हैं कि रासो साहित्य क्या होता है। तो रासो साहित्य को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें 3 प्रकार की विशेषताएं मिलती है, मतलब 3 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर ही बताया गया है कि रासो साहित्य ऐसा था। तो जैसे उसमें वीर रस की मतलब वीरता का भी वर्णन किए हुए कुछ ग्रंथ मिलते हैं, और कुछ जो है ये संयोग और वियोग के भी ग्रंथ मिलते हैं, जिन्हें श्रृंगार बोलते हैं। श्रृंगार के 2 पक्ष, संयोग और वियोग। तो इस संयोग और वियोग के भी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो उपदेश के रूप में मिलते हैं, जैसे संदेश रासक हो गया, तो ये भी ग्रंथ मिलते हैं। तो कुल प्रकार से अगर रासो काव्य में देखें तो ये 3 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। पहला है कि वीर रस के मतलब वीरता के वर्णन है, जिसमें से हो गया पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, कुमार जयमंग जस रासो हो गया, बिसलडे रासो, परमाल नहीं रासो, नहीं, बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है, वो वीर गीत है, और उसमें ज्यादातर न- नरपति श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है। तब तुम हमीर आपको रासो। आपको अंतिम में बोलने का मौका मिलेगा, बीच में हाँ आंसर हाँ, नहीं देना अंतिम में आप जो पूछना चाहते हैं पूछने, तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि पहला मैंने बताया कि वीरता का वर्णन किया गया, तो वीरता में कुछ ग्रंथ हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, और जयमंग जस कुमार चंद्रिका हो गया। रासो, हाँ, हमीर कुमार रासो, रासो हो गया। तो हाँ मतलब ऐसे 5 या 6 थे, तो जिनको विजयपाल वीरता, रासो। जी जी समझ गए। तो वीरता परक में रखा गया। और दूसरे नंबर पे आता है कि जो मानते हैं कि जैसे संयोग और वियोग की जो कथा बताई गई है, जिनके आधार पर ग्रंथ रचे गए हैं, तो जिसमें से हो गया संदेश रासक अब्दुल रहमान का, जिसमें उन्होंने विक्रमपुर की मतलब वियोगिनी की कथा के बारे में बताया गया, उनके बीरा के बारे में बताया गया है। तो ये भी रासों में गिना जाता है। तो ये हो गया। और तीसरा हो गया कि संदेश देने के लिए कुछ ग्रंथ रचे गए थे, तो उसमें से देख लीजिएगा, एक आध का शायद नाम नहीं है। तो मतलब कुल मिला के 3 प्रकार के रासो काव्य में ग्रंथ मिलते हैं हमें। तो अब इसके नामकरण के बारे में बता लें कि रासो काव्य क्या, कैसे कि इन्होंने क्या क्या माना है। जैसे शुक्ल जी ने बीसल देव रासो, जो कि एक श्रृंगारिक ग्रंथ या वीर गीत के रूप में इसे रचा माना गया था। नरपत नाला इसके रचयिता थे। और इस नरपति नंदाला जी। हाँ, नरपत नाला इसके रचयिता थे। तो ये एक वीर गीत के रूप में माना गया है ना। तो जिसमें से ज्यादातर श्रृंगारिक के पद हैं और वीर गीत के हैं। तो शुक्ल जी ने माना है कि बीसल देव रासो जो ग्रंथ है नरपत नाला का, उसमें रसायन शब्द बार बार आया, मतलब उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है रसायन शब्द की। तो उन्होंने माना कि रसायन शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होते होते रासो शब्द में परिवर्तित हो गया, और उसी को रासो साहित्य का एक भाग पूरा बन गया, जिसे हम रासो साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासक से माना। एक बार देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है कि मतलब किसने क्या क्या माना है। और नंद दुलारे बाजपेयी ने रासक शब्द से फिर रास माना, फिर रासो माना। ऐसे तो सबसे मतलब जो पश्चिम, जैसे कि हमारा पूरा साहित्य जो है वो पश्चिम की देन है लगभग माना जाता है। तो गारसा तासी जो है, उन्होंने राजसूय यज्ञ, मतलब कि जैसे अभी अब तो नहीं होता है, पहले राजसूय यज्ञ होता था, जिसमें आहुति दी जाती थी और घोड़े को छोड़ा जाता था, और फिर घोड़ा वापस मतलब जहां तक जाता था उसका एरिया हो जाता था ना। तो इस प्रकार से उन्होंने राजसूय राजसूय से माना है कि राजसूय से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, वो धीरे धीरे परिवर्तित होते रासो शब्द में परिवर्तित हो गया है। ऐसे अन्य आलोचक अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति और मतलब माने हैं, और रासो काव्य में किन किन ग्रंथ हैं उनके बारे में वर्णन किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, रासो में 3 ही ग्रंथ मतलब 3 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। एक तो वीरता परक ग्रंथ है, और दूसरा संदेश परक ग्रंथ है, और तीसरा जो है श्रृंगार मतलब श्रृंगार परक, जिसमें संयोग और वियोग के ग्रंथ। वियोग। तो अब फिर इसके बारे में देखते हैं कि रासो काव्य में मतलब ये जितने भी ग्रंथ रचेंगे इनकी भाषा क्या है। इन्हीं भाषा के आधार पे हम परिभाषित कर सकते हैं कि रासो काव्य की भाषा क्या है। तो देखते हैं। तो मतलब अब जैसे कि अगर हमें कहीं पे भी भाषा अगर परिभाषित करनी है कि जैसे कि यूपी यूपी की भाषा क्या है, मतलब बिहार की भाषा, कहीं पे भी क्या भाषा है, तो देखेंगे कि वहाँ पे भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा मानी जाती है। तो उसमें भी उन्होंने देखा डिंगल चलती थी, पिंगल चलती थी, और ये भाषा नहीं थी। जैसा कि शायद मैं एक दिन जुड़ा था इस ग्रुप में, तो कुछ अक्रिमित। लोगों ने तो बताया कि डिंगल पिंगल भाषा है। तो डिंगल पिंगल भाषा नहीं थी, एक शैली थी। मतलब एक ही भाषा की ये 2 शैलियां थी, एक डिंगल बोली जाती थी और एक पिंगल। तो इसको देख लीजिएगा आप, डिंगल पिंगल भाषा नहीं है, एक शैली है, मतलब स्टाइल है, जिसके माध्यम से वो अपने बातें व्यक्त करते थे। तो
तो दो टाइप से बातें व्यक्त करते थे कुछ कुछ लोग, एक डिंगल से करते थे और एक पिंगल से करते थे। डिंगल का मतलब होता है कि जैसे उसको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी बुक में लिखा है कि डींगे हाँकना, मतलब कि जैसे राजस्थान के उन्होंने एक थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं कि राजस्थान में जैसे होता है डींगे लोग हाँकते हैं ज़्यादा ना, तो डिंगल का प्रभाव जो है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है। तो राजस्थान और जो अभ्रंश, इन दोनों का, राजस्थानी साहित्य और अभ्रंश साहित्य, इन दोनों के योग से जो बातें कहते थे वह उस समय के कवि, तो उनको डिंगल के अंतर्गत रखा गया कि उनकी शैली जो है डिंगल की शैली है। और पिंगल की शैली का मतलब हो गया कि जैसे ये अपना आगरा मतलब ब्रज का क्षेत्र हो गया और उसमें खड़ी बोली का थोड़ा सा योग, तो उनसे उनकी बोली को लेकर जो कवि बोलते थे उन्हें पिंगल शैली के अंतर्गत रखा गया। तो पिंगल शैली में देखा गया ज़्यादातर श्रृंगारिक के और थोड़ा वीरता परक बातें कहने के जो कवि रखते थे उन्हें पिंगल शैली के अंतर्गत रखा गया। तो इसको देख लीजिएगा कि डिंगल का मतलब होता है कि राजस्थानी और अभ्रंश के योग। पृथ्वीराज रासो की भाषा थी डिंगल पिंगल मिकृत शैली। देखिए उस पर भी कुछ मतलब कि आलोचक ने अपनी अपनी बात रखी है, हालांकि वो पिंगल शैली में उसको ज़्यादा मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो पिंगल शैली में है। कि उसको अलग अलग आलोचक अलग अलग दृष्टि से अपने अपने हिसाब से परिभाषित किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मत पिंगल शैली पे किया गया है। तो आगे बताएं। अभी लास्ट में आपका जो क्वेश्चन होगा उसको पूछ लीजिएगा एक बार, पहले मुझे बताने दीजिए फिर। और मिकृत शैली में मैम आप बीच में मत बोलिए, ठीक ना, उनको उनका लाइट टूट जाता है। ठीक, तो फिर आगे रासो काव्य की भाषा हो गई, और रासो में एक बार देख लीजिएगा आप लोग कौन कौन से ग्रंथ हो गए, और रासो की शब्द की उत्पत्ति जैसे मैंने बता ही दिया। और फिर क्या बच रहा है, और कुछ आप आकाश जी बताइए की थोड़ा। ग्रंथ है सर्वश्रेष्ठ है। तो रासो के देखिए आप थोड़ा बता देते हैं, जैसे इसमें भी पृथ्वीराज रासो है ना, तो इसको चंद्रबरदाई ने लिखा गया है। तो इसको एक बार आप लोग इसकी स्टोरी देख लीजिएगा शुक्ल की बुक से या किसी भी बुक से, कि चंद्रबरदाई मतलब कि पृथ्वीराज रासो में कैसी क्या स्टोरी है, उसको बताने लगे रासो बहुत की लंबा हो जाएगा ना। प्रधानता वीर एवं परमान रासो है। क्या रासो की प्रधानता वीर एवं परमान रासो। रासो की प्रधान, अरे वीर क्या, एक बार फिर से बोलिए। रासो की प्रधानता है वीर एवं परमान रासो। वीर एवं परमाल रासो, हाँ अरे ठीक, अरे देखिए जैसे कि आप जो कहना चाहती हैं शायद कुछ चला गया। रासो मतलब कि पूरे जो काव्य है उसकी प्रधानता मतलब वीर रस में रखी गई है, श्रृंगारी में रखी गई और प्रबंध काव्य के रूप में रखी गई। देख लीजिएगा प्रबंध काव्य के ग्रंथ वीर काव्य के, वही तो मैं पहले स्टार्टिंग में बताया कि रासो में 3 प्रकार के ग्रंथ हैं और इन्हीं का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। जैसे कि प्रबंध काव्य में कुछ रखे गए हैं और कुछ वीर में रखे गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वीर के ज़्यादा ग्रंथ मिलते हैं। तो इसलिए रासो काव्य को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल भी नाम दिया है, क्योंकि उसमें रासो काव्य का जो पूरा समय है उसमें सबसे ज़्यादा वीरता की रचनाएं हुई थी ना। क्योंकि उसके पहले सिद्धनाथ जो है अपना काम कर रहे थे, और उसके पहले के जो कवि थे वो जाके मतलब राजा के दरबार में कहानियां बताते थे, और कहा मतलब अपनी कहानियां कथाओं के माध्यम से कविताओं के माध्यम से सुनाते थे। फिर लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, तो रासो साहित्य में क्या हुआ कि कोई भी राजा जो है अपनी जहाँ पे लड़ाई लड़ता था तो उसके पीछे कोई भी कवि मतलब कि कवि क्या, कोई भी लेख मतलब कि कभी ही मान सकते हैं, तो जाके उनके साथ देखता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो उसको वो अपने बीट मतलब कि गीतों के माध्यम से एक ग्रंथ टाइप से बना लेते थे। तो ऐसा ही पृथ्वीराज रासो को मतलब बनाया गया है, चंद्रबरदायनी जी ने बनाया है। और उसके जब उन्होंने मतलब लास्ट में पता चला कि क्या कहते शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया है, तो उन्होंने अपने पुत्र को ये अपनी पुस्तक देके वो चले गए कि हम उनके साथ देने जा रहे हैं। तो इसकी एक बार आप लोग कहानी देख लीजिएगा। और ऐसे फिर परमान लासो को मैं बता देता हूँ, इसके रचयिता जगनिक हैं। और परमान लासो में मतलब महोबा के एक राजा थे, उनका नाम कालिंजर था। महोबा के राजा कालिंजर हैं, तो उनके बारे में पूरा बताया गया कि उनसे कैसा कैसा युद्ध हुआ। उसमें 2 जो वीर हैं आला और उदल, तो उनके बारे में उनकी सबसे ज़्यादा विशेषताएं बताई गई है कि परमान लासो में क्या है। उसी में उसका परमान लासो का एक खंड आता है आला खंड, तो आला खंड में ही इनका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, आला और उदल का। तो इसमें भी देख लीजिएगा कि जैसे होता है कि आला खंड सबसे ज़्यादा कहाँ गाया जाता है, तो इसको तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गाया जाता है, क्योंकि आला खंड का भी ये परिवर्तित हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गीत के रूप मतलब कि प्रमाणित नहीं, लिखित नहीं है,
तो धीरे धीरे समय बदलने पे वो शब्द उसके जो है हेर फेर होने लगते हैं। तो इसलिए आला खंड का भी अभी तो रूप परिवर्तित हो गया, नहीं तो ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता और मतलब कि प्रमाणित माना जाता है, लेकिन ये गीतों के माध्यम से था, इसका कोई लिखा साक्ष्य नहीं मिला। इसका जो आला खंड जो है, इसका जो केंद्र माना जाता है वो बैसवाड़ी माना जाता है। और आला को जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। देखिए अब जैसे मतलब उत्तर भारत में मतलब पूरे इंडिया के लगभग हर पार्ट में तो इसको वर्षा के समय गाया जाता है। आला खंड के जो पद है जितने भी आला और उदल के माध्यम से इसको गाया जाता है। तो ऐसे बीसल देव रासो देख लीजिएगा। बीसल देव रासो किसका ग्रंथ है, कोई बताएगा? इसके रचयिता कौन है? हेलो। नरपति आला। हाँ बीचल ठीक। देव की राशि नरपति नल्हा है। ठीक है। तो इसमें बीसल देव रासो को देख लीजिएगा। बीसल देव रासो के रचयिता जो है नरपत नाला है। ठीक। तो इन्होंने इसको लगभग 2000 पृष्ठ में इसको पूरा इनका जो ग्रंथ है वो 2000 पृष्ठों का लगभग है और 4 चरण में इन्होंने विभाजित किया है बीसल देव रासो को। मतलब पहला चरण, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो पहला चरण है उसमें जो नायिका है राजमती है और नायक का नाम तो मुझे नहीं पता, तो उनके संयोग के बारे में बताया गया है। और दूसरे जो नल बोलिए। क्या नाम है इसका? हाँ बोलिए, बताइए क्या। हेलो। हाँ तो मैं वही बता रहा था कि बीसल देव रासो में 4 है, मतलब 2000 पृष्ठ का एक छोटा सा एक ग्रंथ है और 4 चरण में इसको विभाजित किया है नरपत नाला जी ने। और इसकी एक बार स्टोरी देख लीजिए, क्योंकि रासो काव्य में लगभग 7-8 ग्रंथ रखे गए हैं, जैसे नरपत नाला का बीसल देव रासो और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो और दलपत विजय कुमार रासो, सारंगधर हमीर रासो। और मतलब 3-4 और हैं। तो इनके बारे में छोटी छोटी सी स्टोरी दी गई है। मतलब किसी भी बुक से आप लोग कवर कर लीजिए और फिर कवर करने के बाद कोई भी व्यक्ति एक एक स्टोरी बता देगा। जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वीराज रासो के बारे में बता दे अपना, उसका भी मतलब हो जाएगा और सब लोग सुन लेंगे। तो ऐसे एक दिन में सब लोग अपना बता देंगे और फिर इस पे जो क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आराम से। और तो मुझे नहीं लगता रासो काव्य के बारे में क्या ही बात किया जाए। और आकाश जी कुछ बताइए अगर बोलना हो तो। देखिए, मैं आदिकाल में तो उतना सहज नहीं हूँ। मेरा रिवीजन भी नहीं हुआ है, बहुत पहले में पढ़ा हूँ। तो अरे मैं मैं भी नहीं पढ़ा था, मैं तो ठीक। हाँ बताइए। हाँ जी सर। हम्म, तो मैं आधुनिक काल में बोलना चाहूँगा। जैसे नहीं अभी आदिकाल में अगर कुछ प्रश्न, जैसे कि अभी तो मैंने मतलब लगभग 3 ही महीने में, मेरा तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं 5 महीने में लगभग पढ़ के मैंने तो JRF क्वालिफाई कर लिया। तो अगर वैसा भी पढ़ना हो या पूरे साहित्य को समझना हो तो उसकी अलग बात है। क्योंकि अगर आदिकाल को पूरा वैसे समझना हो तो मतलब जितने भी साथ में जुड़े हुए हैं सब लोग 3 या 4 दिन में, अगर ऐसे धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे तो बात होती रहेगी। नहीं तो आदिकाल को पढ़ लें तो लास्ट दिन में 2 या 3 घंटे में लेके मतलब मैं और आप मतलब जिसको भी पूरा समझ में आता हो आदिकाल तो समझा देंगे, तो उस पर कवर हो जाएगा। और ऐसे टॉपिक जो चल रहे हैं छोटे छोटे तो चलते रहे, वो सही है फिर तो। लेकिन एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग शुक्ल जी की बुक को पढ़ लीजिए कि खुसरो को उन्होंने किस काव्य में रखा, विद्यापति को कहाँ रखा है, जैन कहाँ पे रखे गए हैं और उनमें क्या क्या शुक्ल जी ने मतलब कि पूरे आदिकाल को क्या, पूरे आदिकाल से आधुनिक काल के स्टार्टिंग तक उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और उन्हीं की बुक को केंद्र रख के, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, नंद दुलारी वाजपेयी हो, राम स्वरूप चतुर्वेदी, सभी ने उन्हीं की बुक को आधार बना के अपनी अपनी बुक लिखी है। उनके बारे में सभी ने उनके पक्ष और विपक्ष पे ही बात किया है बस। तो इसलिए एक बार शुक्ल जी की बुक को धीरे धीरे पढ़ते जाइए। और उन्होंने जो फैक्ट गिनाए हैं अपनी बुक में वो ऐतिहासिक और मतलब कि सटीक हैं, जिनको प्रमाणित किया गया है कि हाँ ऐसा है। और बीसल देव रासो के, हाँ थोड़ा बता दें तो पृथ्वीराज रासो के बारे में, जैसा कि उसकी प्रमाणिकता पे बहुत ज़्यादा चंद्रदाई प्रश्न उठते हैं। हाँ तो उसकी प्रमाणिकता पे बहुत ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। तो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को प्रमाणिक माना है, क्योंकि उनकी दृष्टि देखने की थोड़ा अलग थी। उन्होंने देखा कि शहाबुद्दीन गौरी का समय देखा और चंद्रवरदाई का, उनके पुत्र जल्लाड़ का, तो उन्होंने देखा कि लगभग सामान्यता मिलती है लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं, तो उन्होंने अर्ध प्रमाणिक मान लिया। अब जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं तो ये इसे अप्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि अप्रमाणिक मानने का इनके पीछे डॉक्टर बूलर एक हैं। तो उन्होंने उस समय के, जैसे कि चंद्रवरदाई के समय के, वहाँ पे कश्मीर में एक कवि थे जयानक नाम से, तो उन्होंने जयानक विजय नाम से एक रचना लिखी है
तो उसी के समय चंद्रबरदाई थे, तो जैनक विजय में उन्होंने चंद्रबरदाई के बारे में ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया है, तो इसलिए वो बूलर जो है कश्मीरी कवि जो है जैनक के, इसके आधार पे उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। तो उसी के आधार पे शुक्ल जी ने भी कुछ ऐसा देखा तो उन्होंने भी अप्रमाणिक मार दिया है। और इस पे देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रमाणिक माने, अप्रमाणिक और प्रमाणिक माने हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न हो तो बताइए। जिनका प्रश्न होगा वो हैंड रेज करे, उनका नाम लिया जाएगा। पूछ लीजिए। आदिकाल में मेन टॉपिक कौन सा है? मेन टॉपिक जैसे कि अब कोई भी आप मतलब कि अभी आप किस वर्ष में मतलब क्या कर रहे हैं, स्नातक या परास्नातक? सेकंड सेमेस्टर है। किस में, स्नातक में? हाँ हाँ। यूजी में ना? हाँ यूजी में। हाँ, तो मतलब कि आप अभी तो अपने पूरा मतलब आदिकाल या कोई भी काल हो उसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि समझने का प्रयास कीजिए। तो शुक्ल जी या विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को आराम से पढ़िए। तो जैसा कि आप पूछें कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण का मतलब कि शुक्ल जी ने प्रकरण 4 में इनको विभाजित किया पूरे आदिकाल को ना, तो उसमें देखिए उन्होंने क्या क्या रखा है। तो उसको आप एक बार पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आदिकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ा जा सकता है। मैं तो अपनी दृष्टि बता दूंगा, लेकिन एक बार खुद की आप दृष्टि देख लीजिए, क्योंकि साहित्य को अलग अलग नजरिए से देखेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। किसी की एक की हाँ दृष्टि के आधार पे पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। ये तो तो इसमें मेन टॉपिक है रासो साहित्य का है, नाथ साहित्य का है। देख लीजिए, मतलब इसमें क्या है कि आप अगर पढ़ेंगे 1 या 2 दिन में आप इसको आराम से अच्छे से समझ सकते हैं कि रासो साहित्य में जैसे बीसल देव रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, मतलब ये बहुत हाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे हर मतलब प्रतियोगी परीक्षा में सलमान क्वेश्चन भी राजू। पूछे जाते हैं। और परमार रासो को भी ले सकते हैं, मतलब ये 3 रासो जो ग्रंथ हैं इन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे आप सिद्ध में चले जाइए, तो सिद्ध में देख लीजिए कि सिद्ध किसे कहते हैं। सिद्ध में कोई जो मान्य अभी 2 कॉन्सेप्ट होता है, महासुखवाद और युग्मबद्ध। और सिद्ध में कैसे महासुख दशा प्राप्त की जाती है, और सिद्ध की संख्या कितनी है, और सिद्ध का क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये सब देख हाँ लीजिए। और नाथ साहित्य में देख लीजिए, नाथ साहित्य में प्रवर्तक कौन है और इनके गुरु का क्या नाम था, और सिद्ध और नाथ में क्या असमानताएं थी जिनके कारण मतलब सिद्ध परिवर्तित होकर नाथ बने, इस पे देख लीजिए। और जो जो मतलब नाथ में जिन्होंने जो अपनी कविता के माध्यम से नाथ को अपनी विचारधारा को परिभाषित करने का प्रयास किया, उनकी कविता को पढ़ लीजिए। ये हो गया, सिद्ध हो गया, नाथ हो गया। लास्ट में बसते हैं अमीर खुसरो और विद्यापति, तो इनको देख लीजिए, जो कि शुक्ल जी ने इनको प्रकरण 4 में रखा है कि। और हाँ। उस लास्ट में जैसे कि अभी आप यूजी में होंगे तो यूजी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पीजी में क्वेश्चंस बनते हैं कि विद्यापति के बारे में श्रृंगारिक हैं या भक्त कवि हैं, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते विद्यापति में हैं। श्रृंगारिक यूजी कवि भी यूजी है, में भी भक्त कवि भी है, दोनों है। क्या, यूजी में हेलो? भी यूजी में भी प्रश्न बनते हैं, विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। हाँ हाँ, तो उसको मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देख लीजिएगा, क्योंकि श्रृंगारिक और भक्ति का मतलब है कि इसीलिए शुक्ल जी ने उनको प्रकरण 4 में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ शुक्ल जी को आप पढ़ लेंगे तो लगभग जो ये प्रश्न बनते हैं परीक्षा में वो आराम हाँ, से हल हो जाते हैं। क्योंकि विद्यापति विद्यापति ज्यादा फुटकल करके रचना का श्रृंगारिक कवि है। हाँ, मतलब ये तो अभी तो प्रमाणित नहीं हो पाया है कि श्रृंगारिक हैं या भक्ति हैं। सभी आलोचक अपने अपने हिसाब से उनको परिभाषित किए हैं। तो जैसे कि शुक्ल जी ने जो मतलब कवि या लेखक रचनाकार जो होते हैं, जो कि उनकी कुछ विशेषताएं उस काल से जिस काल में उनको रखा जाता है उसमें रहती है, और जिसके आगे वो रखे गए थे मतलब उनकी विशेषता देखी जाती है, उनको फुटकल रचना में रखे जाते हैं। फुटकल का मतलब यही होता है कि उस काल और उसके आगे वाले काल में दोनों में विशेषताएं रखी जाती है। विद्या जैसे विद्यापति जो हैं वो श्रृंगारिक मतलब लास्ट में क्या रासो काव्य है, रासो काव्य के बाद ही इनका समय माना जाता है, तो उन्होंने श्रृंगारिक की भी रचनाएं की हैं। और उसके बाद आता है भक्ति काल, रासो का मतलब कि पूरा आदि काल यहाँ तक माना गया है, तो उसके बाद आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल की भी रचनाएं जो है विद्यापति जी ने की है, तो इसलिए कुछ रचनाएं उनकी भक्ति की भी है और कुछ रचनाएं श्रृंगारिक की भी है। तो इसलिए विद्यापति के बारे में मतभेद है कि वो भक्ति कवि हैं श्रृंगारिक कवि है। तो आप जैसे अगर प्रश्न आता है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आ गया विद्यापति भक्त कवि हैं श्रृंगारिक कवि हैं, तो अगर आप अपने हिसाब से फिर बता सकते हैं कि जितने ग्रंथ आपके पास हैं श्रृंगारिक उनके नाम कवि। गिना दीजिए उनको कि भक्त के ज्यादा ग्रंथ हमें मिलते हैं, तो इसलिए विद्यापति भक्त कवि माने जा सकते हैं, माने नहीं है।
ऐसा है। और ऐसे इसी प्रकार से अमीर खुसरो को भी है, क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली में ज़्यादातर रचनाएं लिखी हैं और उन्होंने थोड़ा अपभ्रंश में भी रखी गई है, तो इसलिए उनको पुष्कल 4 में रखे गए हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा ऐसे। और कुछ कोई? इस सब का पीडीएफ ग्रुप में डाल दीजिए ना थोड़ा। इसका सर ने इतना अच्छा से बताया, खुद से आप नोट्स बना सकते हैं। नहीं नहीं, और पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो बताइए। वो बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ डाल देने के लिए, नोट्स डाल देने के लिए बोल रहे हैं वो। अरे मैं नोट्स तो बनाया नहीं, मतलब शुक्ल जी को बुक का अगर मतलब आकाश डाल देंगे पीडीएफ से, मैंने नोट्स बनाया नहीं वैसे। मैं मतलब मेरा जो शॉर्ट नोट्स है वो समझ में नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा बनाया था। मेरा स्नातक तो है नहीं मतलब हिंदी से, लेकिन इसलिए मैं नोट्स नहीं बना पाया हूँ। तो आप लोग बताइए और कुछ। देखिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। निखिल जी, एक बार आप जी म्यूट कर बोलिए। दीजिए, एक बार आप म्यूट कर दीजिए। जी देखिए सब सुन जी, आप जो बार बार बीच में उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो आप बीच में उनको बोलते हैं तो उनका लय टूट जाता है। इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से अगर आप उनको बीच में डिस्टर्ब करेंगे या कोई भी अगर करेगा तो कोई भी आके लेक्चर देने के लिए तैयार नहीं होगा। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? मैं बार बार आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ और आप लोग बार बार बीच में उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है निखिल जी, अब आप अनम्यूट हो सकते हैं। मैं बस उनको बता रहा था कि वैसे बीच में लय नहीं तोड़ा जाता है। हाँ, नहीं नहीं, अरे लय में क्या है कि मैं मतलब कि हिंदी तो उतना मतलब पढ़ाने का ज्यादा अभ्यास तो ठीक है। पूछिए अगर और कुछ पूछना हो तो आदिकाल में। मतलब अगर जैसे कि आदिकाल को आप लोग देखना चाहते हैं तो बस उसमें जैसे कि देख लीजिए कि कौन कौन से कवि हैं, मतलब जैसे कौन कौन से ग्रंथ रखे गए हैं, आदिकाल का नाम क्या है, और आदिकाल को अन्य आलोचकों ने क्या क्या कहा है और उनको किन किन प्रकरणों में बांटा है। जैसे कुछ कुछ शब्द से आप लोग रूबरू हो जाए। जैसे आप अपना नोट्स बनाना चाहें तो जैसे यूजी में या नेट की जो भी तैयारी कर रहा है या कुछ भी हो, तो जो जो शब्द होते हैं, जैसे सिद्ध ने महासुखवाद शब्द दिया, और इस महासुखवाद शब्द से आप देखिए नेट में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो पीजी स्नातक की परीक्षा होती है एंट्रेंस के लिए उसमें भी पूछा जाता है। तो लगभग 20 या 25 के समथिंग एक शब्द की डायरी बना लीजिए कि आदिकाल में ये शब्द हैं और इन शब्द का ये मतलब होता है, क्योंकि वो शब्द दे के पूछते हैं कि महासुख का आशय क्या है या जगत की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसके लिए एक आप लोग डायरी बना लें या कोई भी मतलब बना लें जिसमें 100-150 शब्द आदिकाल से लिख लें, और उनका देख लीजिए आप, मतलब 100-150 शब्द लिख के उनके बारे में बता दीजिए कि महासुख का मतलब ये होता है और जगत की उत्पत्ति ऐसे होती है और महासुखवाद क्या होता है। तो इससे आपको आदिकाल समझने में बहुत कम समय लगेगा और अच्छे से समझ जाएंगे। और लगभग जो मैं बता रहा था कि ये जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, और मतलब कि जितने रासो काव्य में जितने भी ग्रंथ रखे गए हैं इनकी छोटी छोटी सी स्टोरी हर बुक में रखी गई है। शुक्ल जी ने भी अपनी बुक में जो स्टोरी रखी बताई है कि पृथ्वीराज रासो में क्या हुआ था, परमाल रासो में क्या हुआ था, उस स्टोरी को आप लोग एक या दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद। और सिद्ध की विशेषता पढ़ लीजिए क्या क्या है, और सिद्ध में क्या कितने सिद्ध थे, उनके 2-4 नाम याद कर लीजिए बस, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सिद्ध का क्षेत्र कहाँ था, और सिद्ध से फिर नाथ साहित्य क्यों बना, नाथ साहित्य बना तो उसमें कितने नाथ हुए, और इन नाथों को क्या कहा जाता, जैसे इनमें कनफटे इनको बोला जाता था, तो मतलब कान में कुंडली बांधते थे। इस सब को देख लीजिए, मतलब जो जो मेन मेन पॉइंट होते हैं बस उसी को आप मतलब 10-5 पेज में पूरा आदिकाल आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ज़्यादा कोई मतलब ऐसी लैंग्वेज में बनाए जिससे कि खुद को समझ में आ जाए, ना कि दूसरों को। मतलब हम नोट्स खुद के लिए बना लें, बस इतना ही ऐसी भाषा में लिख लें, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। नहीं तो बताइएगा, फिर हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, और कुछ किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछिए, बताते हैं। किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। क्या? मैंने बोला किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए उनसे। हाँ हाँ, वही ना, कुछ अगर सवाल मतलब कोई भी प्रकार से सवाल हो कि कैसे पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है, तो पूछ लीजिए आप, चाहे स्नातक या प्रस्नातक कुछ भी हो। चलिए, मुझे लगता है इनके पास सवाल नहीं है कोई। तो मैं सवाल बोल नहीं रहा हूँ। मतलब पूछ लीजिए, सहज हो जाइए थोड़ा, क्योंकि
मतलब इतना डरने से क्या, और हिंदी तो मतलब ये कि साइकोलॉजी की भाषा है ना जितना ज्यादा आपके पास अलग अलग विचार रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे से हिंदी समझ में आ जाएगा। और मुझे तो लगता है इसको तो सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी तो सबके पास होती है, थोड़ा अपने विचार अलग ही होते हैं सबके, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा आदिकाल जो है वो फैक्ट वाला है, फैक्ट का मतलब रटने वाला, क्योंकि कोई भी परीक्षा देंगे तो उसमें फैक्ट टाइप से सवाल आते हैं बस। और जो सिद्धांत पे आते हैं तो यही सिद्ध और नाथ में क्या विशेषता है और रासों में क्या क्या रखा गया है, मतलब थोड़ा ये ज्यादातर फैक्ट के रूप में देखा जाता है आदिकाल, तो उसको रटना पड़ेगा थोड़ा, आप लोग को देख लीजिएगा। और कुछ हो तो बताइए, जैसे कुछ भी हो। डिंगल पिंगल ये सब भी देख लीजिएगा कि मतलब जैसे एक दिन मैं ज्वाइन हुआ तो उसमें कुछ बोल रहे थे कि भाषा है, तो भाषा नहीं, वो शैली है, एक ही भाषा के दो शैलियाँ हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। और आकाश कुछ आप पूछना या मतलब बताना चाहते हो तो बता दीजिए। जी जी, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे ना आप? हम्म। आप सर एक बार माइक माइक अपना ऑफ कर दीजिए, वो बहुत साइड से आवाज आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। एक सेकंड। आवाज रुक जाइए रुक जाइए। अब आ रही है क्लियर? हेलो, अब क्लियर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, हाँ, बोलिए। देखिए, मेरा कहना है कि कल से जो क्लास होगी, मतलब अगला जो क्लास होगी, जैसे सर आदिकाल पे ले रहे हैं, तो अलग-अलग टॉपिक वाइज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो-जो बोलने वाले हैं, तो अलग-अलग टॉपिक वाइज़ वो क्लास लेंगे। जैसे मैं आधुनिक काल और भक्ति काल पे मैं सहज हूँ। आदिकाल, रीतिकाल में नहीं पढ़ा पाऊँगा, मेरे पास जानकारी का अभाव है। सर जितना बता रहे हैं वो मैंने पढ़ा था, मुझे लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है। लेकिन मैं आधुनिक काल और भक्ति काल पे सहज हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आधुनिक काल और भक्ति काल का टॉपिक अलग-अलग दिन शुरू कर दिया जाए। जैसे सर मान लीजिए सप्ताह में 2 दिन क्लास लें और मैं भी 2 दिन क्लास लूँ, अलग-अलग इस तरह से करके, तो वो अच्छा होगा। हाँ तो सही है, मतलब कि मुझे एक बार बता दीजिएगा किस पे क्लास लेना है, तो मैं तो मतलब सभी पे सहज हूँ, तो क्लास ले लूँगा। और ये भी बता दीजिए कि कैसे मतलब पढ़ना या पढ़ाना है, मतलब कि किस प्रकार से, और परीक्षा की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से, कुछ भी हो ना। अब जैसे कि आदि काल पे पूरा मतलब कि अभी जैसे आप लोग चला रहे थे तो वैसे चला लीजिए पूरा, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। फिर मतलब कि मैंने जितना देखा है और पेपर मतलब सीयूटी पीजी भी दिया था तो उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स थे, और इधर तो जेआरएफ है, तो दोनों में मैंने देखा जो जो आदिकाल में लगे कि महत्वपूर्ण है या पूछा भी जाता है और पूछे भी जाएंगे तो उसको बता दिए, मतलब लास्ट में बता दूंगा एक दिन। और फिर अपने हिसाब से जैसे आपने बताया कि हफ्ते में 2 दिन क्लास, तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। जी, 2 दिन एक एक लोग क्लास ले लेंगे। जी, जी, जी। और अगर आप अपना कोई नया मतलब काल चालू करके पढ़ाना चाहे तो सबसे सही है, फिर अपना आराम से। हाँ। हाँ, और कुछ बताना हो नहीं तो फिर बत रखा जाए। इसमें हरिओम, से परास्नातक के मतलब कितने बच्चे हैं, मतलब पीजी के। पीजी के इसमें कम बच्चे होंगे, लगभग 8-10 बच्चे पीजी के होंगे मुझे लगता है। 8-10 भी नहीं, अच्छा। 4-5 बच्चे पीजी के होंगे। हम्म, चलिए फिर। और मतलब सभी लगभग यूजी के ही हैं। जी, जी, जी। मेरा तो पीजी हो गया होता 2 साल पहले ही, हम्म। मतलब ये मेरा हम्म। फाइनल ईयर होता। मैंने ड्रॉप हम्म। आउट ले लिया तो इसलिए अच्छा। नहीं हो पाया। हाँ तो अभी मैं हाँ इग्नू से हाँ। कर रहा हूँ, मैंने सीयूईटी भी दिया था और बीएचयू में भी हम्म। हुआ था, और जितने भी सेंट्रल कॉलेज हो उसमें तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तो नहीं नहीं, मैंने दिया तो 2022 में, मेरा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ बीएससी से, उसके बाद मैंने दिया था, लेकिन हिंदी विषय ना होने के कारण तो बीएचयू और डीयू और ये सब विश्वविद्यालय तो देते ही नहीं एडमिशन। जी, जी, जी। हाँ, तो इसलिए इधर आना पड़ा, और अभी तो कंप्लीट हो जाएगा इस बार जून जुलाई में। नहीं, नहीं, सही है। तो मेरा कहना है जैसे सर आप आदिकाल पे ले रहे हैं तो आदिकाल आप कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक ना? ठीक है, फिर मैं हुँ। सैटरडे संडे ले लूंगा, क्योंकि थोड़ा मेरा जी, जी, ये जी। पीएचडी का भी देखना है। जी, जी हाँ, सर, तो जी। उस हिसाब से। जब जब आपको समय मिले
और और मुझे मतलब जो मटेरियल जैसा कि कुछ लोग अगर मटेरियल मांगना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से साइंस सब्जेक्ट तो है नहीं, मटेरियल आप खुद अपना बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और थोड़ा किताबी भाषा से हट के अगर काम करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो खुद बनाने का प्रयास करें वो ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे कि आदिकाल को आप लोग शुक्ल जी या कोई भी बुक नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ें, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्ट या कौन सा सिद्धांत में नहीं याद हो रहा है, तो बस उसी का नोट्स बनाएं। और एक बार पढ़ने से ये मत डरिए कि मुझे एक बार पढ़ने में पूरा समझ में आ जाएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। 2-3 बार पढ़िए, और 2-3 बार पढ़ने का मतलब 10 या 15 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं 2-3 बार आदिकाल को भी। जी अजमत सर जी बोले बोलिए, इसका आपने कुछ रेड तो हैंड बुक किया है। लेना पड़ेगा ना सर? क्या? सर बोले इसका कौन सा बुक लेना पड़ेगा जो आप पढ़ा रहे हैं? मैं तो मतलब मैं अपने हिसाब से, वैसे आप शुक्ल जी को बहुत अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत मतलब पीएचडी भी एंट्रेंस में भी चले जाएंगे। जेआरएफ तो ठीक ही है, सीयूटी यूजी पीजी जेआरएफ सब में लगभग इन्हीं की बुक को आधार बना के क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सर मैं और कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। जी जी बता दीजिए। देखिए आप दृष्टि की किताब आती है, नेट जेआरएफ हिंदी। आप हम्म, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है शुक्ल जी की बुक, तो नेट जेआरएफ हिंदी दृष्टि की बुक है। वो आपको 550 रुपये लगभग मिल जाएगी, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं, वो अच्छी किताब है, ठीक ना। क्या हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास? जी जी हिंदी साहित्य का है। हिंदी साहित्य यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ हिं- का नाम है। तो उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें अच्छे से बुक दिया गया का है। नाम क्या है? हिंदी साहित्य, मैं फोटो डाल दूंगा ग्रुप में बुक का। जी ठीक है। सर, फोटो ही डाल दीजिए। जी जी नहीं मैं थोड़ा शुक्ल इसमें जैसे कि स्नातक के बच्चे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास एक बार पढ़ लें विश्वनाथ त्रिपाठी की, जी 10 या जी 15 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं ना। जी तो जी जैसे कि दृष्टि पढ़ने से बढ़िया एक बार विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ लें तो शुक्ल जी आराम से समझ में आने लगेंगे। और जी सर, मेरे ख्याल से दृष्टि तो मैंने सर ने भी पढ़ा सही है, लेकिन सर ने भी हम्म, सही बोला कि विश्वनाथ त्रिपाठी को एक बार आप खत्म कर लीजिए। हिंदी साहित्य का हाँ सरल इतिहास उनका किताब का नाम है। हम्म, सही तो बोला आपने। उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, और उसको पढ़ने के बाद पूरा मतलब जैसे कि बता रहे हैं कि आदिकाल क्या है तो समझ में आ जाएगा कि आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति क्या है, और आधुनिक क्या है। और उस बुक को आप आराम से 10 या 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, मतलब 1-1 घंटा 2-2 घंटा देने के बाद। फिर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो एक समझ आ जाएगी, और जैसे कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे कि आदिकाल में क्या है, उसमें अच्छे से अच्छे प्रश्न निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको एक बार बुक पढ़ लीजिएगा आप लोग सभी, मतलब जो स्नातक में या परास्नातक, तो स्नातक किए होंगे तो पढ़े ही होंगे। और उसको पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आराम से समझ में आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आई जाएगी। और फिर उसके बाद लास्ट में दृष्टि को प्रेफर कर सकते हैं, दृष्टि या गोविंद पांडे को। वो तो फैक्ट के लिए है थोड़ा, क्योंकि बढ़िया तो सबसे बढ़िया ही है ना। क्योंकि अभी स्नातक में है तो आपके पास समय है कि साहित्य को थोड़ा अच्छे से समझ सकें, मतलब साहित्य की एक सर बुक एक क्या कई। नगेंद्र की किताब भी सजेस्ट कर सकते हैं, नगेंद्र अग्रवाल की। हाँ नगेंद्र की है, नहीं तो उससे डॉक्टर बढ़िया तो नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास, हम्म, डॉक्टर नगेंद्र। नहीं जैसा कि मुझे तो मैंने 3-4 बुक पढ़ी है अभी, तो मतलब 4-5 आलोचक की। जैसे मुझे लगता है शुक्ल जी को पढ़ने के बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ लीजिए, और बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़ लें। मतलब ये 3-4, और अभी स्नातक में है तो 2-3 बुक पे आप कमांड बना लें तो मतलब कि कोई भी परीक्षा आपसे बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। और फिर फैक्ट के लिए एक गोविंद पांडे या दृष्टि में से दोनों में से एक ले सकते हैं बस। और शुक्ल जी या विश्वनाथ त्रिपाठी, अगर इन्हीं 2 बुक को आप बना लेते हैं अच्छे से, मतलब अच्छे से बनाने का मतलब कि एक एक लाइन आपको पता होती है कि कहाँ पे क्या रखा गया है, कैसे ही बात कही गई है, तो इन्हीं दोनों बुक को बनाने के बाद आप फैक्ट के लिए 10-15 दिन लास्ट में पढ़ लेंगे। कोई भी बुक दृष्टि हो गई, या मतलब 10-15 दिन तो मतलब अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, लास्ट में 10-15 फैक्ट के लिए, तो कोई भी परीक्षा आसानी से निकाली जा सकती है, जैसा कि मैंने देखा है और पढ़ा है। जी और चांदनी मेरे बोलिए, आप हिसाब क्या से बोल तो रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे, चांदनी जी बोलिए। नहीं, इतना सारा बुक का नाम आप लोग बता रहे हैं ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इन्होंने बोला सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है, उसको आप लीजिए, ठीक ना। सर का लेवल बहुत ऊपर है तो इन्होंने बहुत सारा किताब पढ़ लिया है, ठीक ना। तो आप सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास एक बुक है, उसको पढ़िए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। पतली किताब है, 7-8 दिन में खत्म हो जाएगी।
उसके बाद आप दूसरी बुक को प्रेफ़र कर सकते हैं, जैसे शुक्ल जी की किताब या नगेंद्र जी की किताब को आप प्रेफ़र कर सकते हैं। इसको खत्म होने के बाद आप दृष्टि की बुक या गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की एक बुक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक है, उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारी बुक हैं। ठीक ना? बोलिए निखिल सर। तो वही मतलब जो होता है तो मतलब स्नातक वाले जो हैं वो साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की अभी पढ़ लें, मतलब कि जब पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद बातें होंगी आगे। बस अभी कंफ्यूज मत होइए आप लोग, एक ही बुक आराम से खरीद लीजिए, या नहीं तो आकाश जी पीडीएफ डाल ही देंगे तो उसको पढ़ लीजिए आराम से अच्छे से। तो जैसे कि आदिकाल पे चर्चा होगी तो पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे पढ़ा जा रहा है। तो उसको समझने के बाद इतना ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होगी और अच्छे से आप लोग को क्लियरिटी भी आ जाएगी। फिर उसको पढ़ने के बाद शुक्ल को आप पढ़ सकते हैं आराम से फिर। और जो परास्नातक के हैं तो वो साहित्य का सरल इतिहास और शुक्ल जी को तो पढ़ के ही आए होंगे, या अभी अगर परास्नातक में है तो पढ़ ही रहे होंगे। तो दृष्टि को तो प्रेफर कर ही सकते हैं, उसके लिए तो अलग ही बात है। और अगर कुछ नेट से संबंधित पूछना हो या कुछ भी तो बता दीजिए जिसको। नहीं तो बताया जाए आकाश जी, रखा जाए फिर। जी, 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 ज़रूर। तब सेशन एंड किया जाए। किसी के पास कोई सवाल है हाँ। तो 2-3 मिनट रुक जाता हूँ। आप पूछ सकते हैं सवाल। सर कौन सा दिन क्लास होगा सर? क्लास तो मतलब कि अब आकाश जी बता देंगे कौन से दिन की मतलब कौन क्लास लेंगे, तो उसके बारे में सूचित कर देंगे आपको, मतलब ग्रुप में तो देखिएगा। जी सर। हाँ वही। और कुछ हो तो बताइए, नहीं तो 9-8 हो ही गया। चलिए फिर ठीक है, आज आकाश जी रखते हैं फिर। जी, जी, ज़रूर। आप एंड कर ठीक लीजिए सर। ठीक, धन्यवाद। ठीक ओके ओके। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ ठीक, ओके धन्यवाद। हाँ, तो थैंक यू सर। अब आप बोलिए। आप लोग को जब मैं बोल रहा हूँ कि बीच में नहीं बोलिए, इस तरह से बोलेंगे तो फिर कैसे कोई आएगा पढ़ाने के लिए? हम लोग नहीं बोले हैं। बीच में तो कोई पूछेंगे नहीं मत। कोई पूछने का एक टाइम होता है। आप लोग कॉलेज में किस तरह से पूछते हैं? इस तरह सर बोल रहे हैं बीच में टोक के बोल देंगे? कहाँ है आपका, क्या कॉलेज का बीच नाम में है आपका? कहीं बोल। कहाँ है आपका कॉलेज? ए सत्संग कॉलेज एएस। तो क्या नाम लेके रंजीत बहुत सर पसंद पढ़ाते हैं तो बीच में करते बोल देते हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। तब उनके साथ भी वैसा ही ट्रीट किया जाए। वो रंजीत सर से मैं क्वेश्चन क्या क्या है बोलूँ? इसके? वो रंजीत सर से कम हाँ नहीं तो है। तो बीच में बोल रही थी। ठीक है, बीच में नहीं बोलना आपको। 10 लास्ट में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो भी सवाल है आप नोट कर लीजिए, लास्ट में आप बोलिए, ठीक ना? तो ओके सर। आप लोग को आशा करता हूँ कि अच्छा सेशन लगा होगा। और आधुनिक काल हो सकता है मैं शुरू कर दूँगा 1-2 दिन में। जैसे मैं शुरू किया था साहित्य पर मैंने कुछ बताया था, तो कल हो सकता है कि मैं विधा और शैली में क्या अंतर है उसको मैं डिफाइन कर दूँ। अ, और कहानी क्या है, कथा क्या है, कहानी के तत्व, ये सबको मैं धीरे-धीरे खत्म कर दूँगा। तो इन सब में कम से कम 40-45 मिनट टाइम चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा नोटपैड पे आप लोग को स्क्रीन दिखाया जाए कि आप लोग नोट्स नोट्स भी बना लें। मैं लिखता जाऊँगा और आप लोग लिखता भी जाऊँगा और बोलता भी जाऊँगा, तो आप लोग वो कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा सकता हूँ अभी। कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं है। देखिए मैं इस तरह दिखा देता मुस्कान, हूँ। ये देखिए इस तरह का नोटपैड है, मैं इसमें बता दूँगा, ठीक ना? इसमें मैं बैक कैमरा ऑन करके मैं पूरा बताऊँगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना? आप लोग नोट्स भी बना पाएँगे, फिर नोट्स डालने का झंझट नहीं होगा। आकाश भैया तो मुस्कान भी क्लास लेने वाली थी ना? जी, वो क्लास लेने वाली थी तो सर को भी इंट्रोड्यूस करना था, तो इसलिए मैं
उनको जोड़ दिया, वो भी क्लास लेंगे। पर ना वो बहुत अच्छा क्लास लिया और बहुत अच्छा समझाया, पर हम लोग को उतना हाई लेवल का भी समझ में नहीं आया, मतलब सुनते